हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह, जो वन लाइनर फॉर्म में आती है। यह बुक सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज इसमें हम पढ़ेंगे भारत का प्राचीन इतिहास। भारत के प्राचीन इतिहास को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। भारत का प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आज इसमें हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है तो ये है हेरोडोटस। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है, ये है राजतरंगिणी। नेक्स्ट है उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं तो इसे कहते हैं आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है तो ये है डॉक्टर प्राइम रोज को। नेक्स्ट है भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है तो ये है स्टुअर्ट पिगट की। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, इंतु का। नेक्स्ट है उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है तो यह है हाथी गुम्बा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया तो ये है V.A. स्मिथ ने। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इसमें इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इसका जो समय काल है वो मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और इसमें पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य इसमें कोई भी उपलब्ध नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के जो स्रोत हैं उन्हीं के माध्यम से इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसका जो समय है वो है 3000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक और इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। 600 ईसा पूर्व से आगे अभी तक जो चला आ रहा है और इसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था तो ये है जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है, ये है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे, ये हैं वैवस्वत मनु। नेक्स्ट है वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है तो ये है गुप्त वंश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है तो ये है मौर्य वंश। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, कल्प सूत्र से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। नेक्स्ट है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है तो ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है तो मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है, दाएं से बाएं ओर। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है, गुप्त वंश। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है, ये है मनु स्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है, ये है मनु स्मृति। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है, ये है शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सतसाहस्री संहिता या फिर महाभारत कहा जाने लगा। नेक्स्ट है पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है, शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक
किसे माना जाता है? ये हैं डार्विन। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। ह्वेन-सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। प्रमुख अभिलेख व शासक दिए गए हैं, तो इस तरफ अभिलेख है, इस तरफ शासक हैं। हाथी गुम्बा अभिलेख ये कलिंग नरेश खारवेल के शासनकाल में है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी वलसरी से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से। प्रयाग स्तंभ अभिलेख ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख ये बंगाल शासक विजय सेन से। और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंद गुप्त के काल का है। नेक्स्ट है बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। ह्वेन-सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सी.यू. की में। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो ये है शुंग वंश का। अब हम देखते हैं चीनी लेखकों का वर्णन। तो यहाँ पर इस तरफ लेखक दिया गया है, उनका समय, रचनाएं क्या है उनकी और यात्री विवरण दिया गया है। तो पहले है इसमें फाहियान 399 से 414 ईस्वी के बीच इनका समय है। भारत दशा का विवरण ये इनकी रचना है। यह प्रथम चीनी यात्री थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्तकाल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियां तथा चंद्रगुप्त के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया है। नेक्स्ट है ह्वेन-सांग, इनका जो समय है वो है 629 से 645 ईस्वी। सी.यू. की इनकी ये रचना है, ये पाश्चात्य संसार के लेख हैं। ह्वेन-सांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। नेक्स्ट है इत सिंह, इनका जो समय है वो है 673 से 675 ईस्वी के मध्य। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इनकी ये रचना है। और चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। पाषाण काल स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो समय है वो है 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व के मध्य। और पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, इसका समय है 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य। नेक्स्ट है मध्य पूरा पाषाण काल, इसका समय है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य। और नेक्स्ट है उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य, इसका समय है। मध्य पाषाण काल, इसका समय है 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व के मध्य। और नव पाषाण काल, इसका समय है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, ये हमने देखा। नेक्स्ट है पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर, स्टोन का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हथनौरा नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में।
प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये है तांबा। प्रस्तर युग, स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये है नवपाषाण काल। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? जौ। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं ताम्र पाषाण युग, चौपर एज। यहाँ पर ताम्र पाषाण कालीन जो कुछ स्थल है उनके बारे में दिया गया है। तो इस तरफ स्थल है, इस तरफ राज्य है, कहाँ पाया जाता है और वहां से क्या साक्ष्य मिले हैं? तो पहला है इसमें इनाम गांव महाराष्ट्र में है। यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है दायमाबाद महाराष्ट्र में है। कलश समाधान तथा कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण है। सबसे बड़ा ताम्र पाषाणी स्थल है ये। नेक्स्ट है नवदा टोली, ये महाराष्ट्र में है। इसका उत्खनन HD सांखलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के यहाँ से प्रमाण मिले हैं। यहाँ से नेवासा महाराष्ट्र में है। पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। ताम्रवती ये राजस्थान में है। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका मध्य प्रदेश से। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से। नेक्स्ट है पेबल उपकरण। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? ये है आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित हैं? मध्य पाषाण काल से। वेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं? निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक हंटर और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रख कर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? ये है महदहा और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्ट्जजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ड आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म फॉसिल का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय से। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, सुतकागेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में ये पाकिस्तान में है में स्थित है। यहाँ पर दिया गया है नवपाषाण कालीन स्थल। तो इस तरफ स्थल है, इस तरफ राज्य है करके देखते हैं। बुर्ज होम ये कश्मीर में है। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है गुफकराल कश्मीर में है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य तथा यहाँ से हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृद भांडों के प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में है। यहाँ से गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महदहा ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं।
धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्डी हवा ये उत्तर प्रदेश में है। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट है संगन कल्लू, कर्नाटक में है। राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है पिकली हर, ये कर्नाटक में है। राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सारूतारू, गुवाहाटी, ये असम में है। सारूतारू गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिराद ये बिहार में है। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। दाओजली असम में है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नवदाटोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांखलिया ने किया। नवदाटोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर ये कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो ये है कालीबंगन। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल के द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा में है। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी भारत में। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगन से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये है मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? उत्तरी काले पालिशकृत मृदभांड। नेक्स्ट है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? सेल खड़ी का। यहाँ पर दिया गया है हड़प्पा की सीमा, तो इसकी जो सीमा है उत्तर की तरफ वो मांडा जम्मू कश्मीर तक है, और उत्तर के बाद इस तरफ दक्षिण की तरफ दैमाबाद महाराष्ट्र तक है, और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है, तथा पश्चिम में है सुत कांगेन डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक। तो ये इसकी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी सीमा है, ये आपको ध्यान रखनी है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है।
यहाँ पर हड़प्पा कालीन स्थल तथा उसके महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। इस तरफ स्थल है, इस तरफ उत्खनन करता है, किस वर्ष उत्खनन हुआ है, किस नदी पर स्थित है तथा वहां से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है। तो एक एक करके सभी देखते हैं हम। पहला है हड़प्पा, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। इसके उत्खनन करता है राय बहादुर दयाराम साहनी, व्हीलर माधव, स्वरूप वत्स। 2021 में इसका उत्खनन किया गया। रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल तथा कांस्य दर्पण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। राखलदास बनर्जी, मार्टिमर व्हीलर इसके उत्खनन करता है, जिन्होंने 1922 में किया था। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। विशाल स्नानागार मिला है। पुरोहितों का आवास महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांच से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है लोथल, अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है। उत्खनन करता है रंगनाथ राव और इन्होंने किया था 1955 एवं 1962 में इसका उत्खनन। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गोदीबाड़ा वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका मिली है। हाथी दांत, चावल व बाजरे पर दुमुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृड मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां, चालाक लोमड़ी का चिन्ह, ये सब यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है चिन्हुदड़ो, सिंध पाकिस्तान में है। अर्नेस्ट मैके व एन.जी. मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज की थी। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मनके बनाने का कारखाना मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। लिपस्टिक, कांच से गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 खड़ियालों तथा 2 मछलियों के कंगन वाली मुद्रा, काजल पाउडर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। इसका उत्खनन हुआ था 1953 और 1960 में, और यहाँ पे जो उत्खनन करता है ये हैं अमलानंद खोस, ब्रजवासी लाल एवं बी.के. थापर। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य हैं। अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियां संभवतः एक साथ, फसल बोने के साक्ष्य तथा लकड़ी की यहाँ से नाली प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है राखीगढ़ी, हिसार हरियाणा में स्थित है। सूजन भान ने खोजा था 1969 में। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ताम्र उपकरण यहाँ से मिला है। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कोट दीजी, खैरपुर पाकिस्तान में है। धुए एवं फजल अहमद खान ने 1935 तथा 1955 में इसकी खुदाई की थी। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किलेबंदी का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है बनावली, हिसार हरियाणा में है। R.S. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट कहते हैं इन्हें। 1973 में इन्होंने यहाँ पे खुदाई की थी। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। मिट्टी का हल मिला है। खिलौना है ये। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है रूपन, रूपनगर पंजाब में है। यज्ञ दत्त शर्मा ने 1955 में खुदाई की थी। सतलज नदी के किनारे स्थित है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है रंगपुर, कठियावाड़ गुजरात में है। R.S. राव ने 1954 में खुदाई की थी। भादर तथा मादर नदी के किनारे स्थित है। ज्वार बाजरा 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियां, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है आलमगीर, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में इसकी खुदाई की थी। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सुतकांगे डोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ऑरेंज स्टाइन तथा जॉर्ज डेल्स ने खोजा था इसे 1927 एवं 1962 में। दास्क नदी के किनारे स्थित है। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य तथा बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मांडा, जम्मू कश्मीर में है। जगपति जोशी ने 1982 में इसकी खुदाई की थी। चेनाब नदी के किनारे स्थित है। चट, ब्लेड, हड्डी निर्मित बाड़ाग्र मोहरों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सुतका को, पेरिन बलूचिस्तान में है। जॉर्ज डेल्स ने
1962 में इसे खोजा था। सादी कौर नदी के किनारे स्थित है। 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सुरकोटदा गुजरात में है। जगपति जोशी ने 1964 में खोजा था इसे। सरस्वती नदी के किनारे है। कलश समाधान घोड़ों की हड्डी तराजू का पलड़ा यहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। अब हम देखते हैं वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तीनों वेदों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो ये है यजुर्वेद। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा पर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो यह है 9वां मंडल। आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो ये केकय के थे। नेक्स्ट है मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद से। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? चिनाब। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो ये है सिंधु नदी। यहाँ पर वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द दिए गए हैं। तो गाय इस तरफ आधुनिक नाम है और इस तरफ प्राचीन नाम है। तो गाय का प्राचीन नाम है अघन्या जिसका वध ना हो। राजा का नाम गोपा, अतिथि का गोहन या फिर गोहंता, धनी व्यक्ति का गोमत, युद्ध का प्राचीन नाम है गविष्ठ गे सुगम्य, पुत्री का दुहिता, अनाज का प्राचीन नाम धान्य, मरुस्थल का धन्व, उपजाऊ भूमि का उर्वरा, पशुचारण योग्य भूमि का प्राचीन नाम है खिल्य, हल से बनी नालियां इसे सीता कहते थे। नेक्स्ट है कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? सामवेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद की 10वें मंडल में। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो ये है सभा और समिति। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? सिक्के के लिए। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। यहाँ पर वेद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है तो वो देख लेते हैं। तो इस तरफ वेद दिया गया है। इसमें 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वेद 4 होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। और इन चारों वेदों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। तो पहला है ऋग्वेद, इसमें ब्राह्मण है, कौशितकी तथा ऐतरेय और इसमें सूक्तों की संख्या है ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं। उपनिषद है इसके कौशितकी, ऐतरेय, अरण्यक हैं, ऐतरेय, कौशितकी तथा अध्येता हैं, होत्र। उपवेद है प्रवर्तक, इसमें आयुर्वेद या फिर प्रजापति। नेक्स्ट है यजुर्वेद, इसमें ब्राह्मण है, तैत्तरीय तथा शतपथ। सूक्तों की संख्या नहीं दी गई है। उपनिषद है तैत्तरीय, कठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक, मैत्रायणी तथा अरण्यक है शतपथ, तैत्तरीय, बृहदारण्यक। नेक्स्ट है अध्येता, ये है अर्धवयु तथा उपवेद है धनुर्वेद या फिर विश्वामित्र। नेक्स्ट है सामवेद, इसमें ब्राह्मण है पंचविश, इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं और मंत्रों की संख्या है इसमें, सूक्त की संख्या 1875 मंत्र हैं। उपनिषद है केन या फिर छांदोग्य तथा अरण्यक है जैमिनीय या फिर ये छांदोग्य है। अध्येता है उद्गाता, उपवेद प्रवर्तक है गंधर्व वेद या फिर नारद। नेक्स्ट है अथर्ववेद, गोपद, ये ब्राह्मण है, 6000 मंत्र हैं इसमें।
मांडूक्य, प्रश्न तथा मुंडक ये उपनिषद हैं इसके, और इसमें अध्येता है ब्रह्म तथा उपवेद है शिल्प वेद या फिर विश्वकर्मा। ये इसके भाग हैं। ये ऋग्वेद, ये वेद के अंतर्गत ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, अरण्यक, अध्येता, उपवेद ये सभी वेद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है पारसियों के ग्रंथ। जिन अवस्था में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। नेक्स्ट है ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोगस कोई अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? अंग एवं मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्मकांड में। प्रसिद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुशणी, रावी नदी के तट पर। दसराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जौ के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? यथर्वेद में। अथर्वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो ये इंद्र थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। यहाँ पर ऋग्वेद की नदियां, उनके प्राचीन नाम तथा आधुनिक नाम दिए गए हैं। वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम, विपाशा का है व्यास, दृष्टद्वती का नया नाम है घग्घर या फिर चौतांग नदी, और क्रुभु का नया नाम है कुर्रम, कुंभा का नया नाम है काबुल, सदा नीरा का नया नाम है गंडक, अस्किनी का नया नाम है चिनाब, सतुद्री का है सतलज, गोमल का है गोमती, सिंधु का है सिंध, सरस्वती का है घग्घर। नेक्स्ट है सुसोमा का नया नाम है सोहन और सुवास्तु का है स्वात। तो ये हो गई प्राचीन नाम तथा नदियों के ऋग्वैदिक काल की जो नदियां हैं उनके आधुनिक नाम। नेक्स्ट है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। जीविकोपार्जन हेतु देव वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? क्या कहलाता था? इसे उपाध्याय कहते थे। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। असतो मां सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट है वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजु। नेक्स्ट है वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य शामिल थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदी, तमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। अब हम देखते हैं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव, आदिनाथ। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन धर्म का है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने
974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है त्रिरत्न सिद्धांत। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? मक्खली गोसाल। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। ज्ञापनीय किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्ध मगधी में। पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? संवेद शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो ये थे स्थूलभद्र। किस जैन संगीत में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। यहाँ पर जैन संगीतियां दी गई हैं। सम्मेलन तो जैन संगीति है, इस तरफ वर्ष है, स्थान है तथा अध्यक्ष हैं। तो प्रथम संगीति हुई थी 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र बिहार में, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय संगीति हुई थी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। जैन तीर्थकों के क्रम में अंतिम कौन था? तो ये थे महावीर स्वामी। यहाँ पर महावीर स्वामी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार में हुआ था। पिता का नाम सिद्धराज, ये वज्र संघ के कुंड ग्राम के व्याघ्रित क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला थी, लिच्छवी शासक चेटक की ये बहन थी। इनके महावीर के बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ये कुंडी गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना, अड़ोज्या भी इसका नाम था। प्रमुख उपाधि दी गई थी केवलिन, कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जिन विजेता मतलब होता है, निर्ग्रंथ बंधन रहित थे, अरहत पूज्य थे। नेक्स्ट है निर्वाण प्राप्ति। इन्हें निर्वाण प्राप्ति पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तिपाल के यहाँ पर इन्हें मिला था और ये मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था। नेक्स्ट है स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ये है कौशाम्बी। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो यह है भगवती सूत्र। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था? आजीवकों के आवास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना एवं ब्रह्मचर्य 5 व्रत की शिक्षा दी थी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? हाथी गुम्बा अभिलेख में। जैन संप्रदाय के विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक के रूप में। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो यह है महायान। किस बौद्ध संगीत में बौद्ध संघ स्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ था? द्वितीय संगीत में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राज्य काल में कौशाम्बी आए थे? उदायीन। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ था। इसका प्रारंभ शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा।
बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध रचित के रचनाकार कौन थे? अश्वघोष। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुक्मिणदेई स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? प्रथम उपदेश। बोधगया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। गौतम बुद्ध के वास्तविक संस्थापक बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध के बारे में दिया गया है। तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थल है लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु, वर्तमान रुक्मिणदेई नेपाल में है। पिता का नाम है शुद्धोधन। शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के ये शासक थे। माता है महामाया देवी, कोली गणराज्य की थी। इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ, गोत्र गौतम। पालन पोषण विमाता प्रजामती गौतमी ने किया। पत्नी का नाम है यशोधरा, ये कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके पुत्र का नाम है राहुल। सारथी है चन्ना, घोड़े का नाम कंथक था। ज्ञान प्राप्ति स्थल है गया, बोधगया विहार में है। निरंजना नदी का तट, घटना ये संबोधि है। प्रथम उपदेश स्थल है ऋषि पत्तन, सारनाथ में। इनके शिष्य हैं आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल है शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्र तथा कोसल राज्य। जीवन का अंत जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं 483 ईसा पूर्व में। आयु 80 वर्ष में। दिन वैशाखी पूर्णिमा के दिन। स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्म चक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। यहाँ पर बौद्ध संगीतियां दी गई हैं। उनका क्रम, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष तथा शासक कौन थे उस समय? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी राजगृह में। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप तथा उस समय शासन था अजातशत्रु का। नेक्स्ट है द्वितीय 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में साबक मीर, इसके अध्यक्ष थे कालाशोक शासक थे। तृतीय हुई थी 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्स, इसके अध्यक्ष थे अशोक का शासन था उस समय। चतुर्थ हुई थी 98 ईस्वी में कुंडल वन में हुई थी वसुमित्र, इसके अध्यक्ष थे और उस समय कनिष्क का शासन था। नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय से। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोधगया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई है? जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागा अर्जुन। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? कनिष्क। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागा अर्जुन। यहाँ पर त्रिपिटक के बारे में दिया गया है। इस तरफ नाम है, स्वरूप है तथा उसके विषय दिया गया है। तो इसमें पहला है सुत्त पिटक, इसका स्वरूप है पिटकों में बृहत्तम है तथा विषय बुद्धों के उपदेशों व संवादों का संकलन है। इसमें
नेक्स्ट है विनय पिटक। इसमें पिटकों में ये लघुत्तम है तथा बौद्ध संघ के आचार विचार व विनय निषेध का संकलन है। ये सभी ग्रंथ हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है अभिधम्म पिटक। ये पिटकों में मध्यम है, इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मानता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक दिया गया है। तो यहाँ पे घटना है, प्रतीक है। तो पहला है इसमें गर्भ, इसका प्रतीक है हाथी। जन्म का है कमल। निर्माण का पद चिन्ह। प्रथम वचन का है चक्र और ज्ञान प्राप्ति का बोधि वृक्ष है। नेक्स्ट इधर दिया गया है यौवन का है सांड, समृद्धि का है शेर, मृत्यु का है स्तूप तथा गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। उपोष्ठ का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्म पाणि से। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तक से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। व्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता था? तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? सर्वास्तिक को। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? नव धर्म से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ की गई थी। अब हम देखते हैं शैव एवं भागवत धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। नयनार कौन थे? शैव उपासक संत। मत्त मयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? गुप्त काल में। मेगस्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायोनिसस। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है? अरिष्टनेमि। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। अथर्ववेद एवं श्वेतांबर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध मुडिमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? देव और उसकी शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? नयनार संतों की। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? शुंग सातवाहन काल में। यहाँ पर दिया गया है प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक। इस तरफ दर्शन है, आधार ग्रंथ है तथा प्रतिपादक है। सांख्य दर्शन, इसका आधार ग्रंथ है सांख्य सूत्र तथा इसके प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। न्याय दर्शन आधार ग्रंथ है न्याय सूत्र और इसके प्रतिपादक हैं अच्छपाद गौतम। योग दर्शन, इसका आधार ग्रंथ है योग सूत्र और इसके प्रतिपादक हैं पतंजलि। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, इसका आधार ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र और प्रतिपादक हैं इसके कणाद तथा उलीद। मीमांसा, इसका आधार ग्रंथ है पूर्व मीमांसा सूत्र तथा इसके प्रतिपादक हैं जैमिनी। नेक्स्ट है वेदांत, इसका आधार ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र तथा प्रतिपादक हैं इसके बाद रायण। यहाँ पर दिया गया है संप्रदाय तथा संस्थापक। आजीवक, इसके संस्थापक हैं मक्खलीपुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी, पूर्ण कश्यप संस्थापक हैं।
यदृच्छावाद। आचार्य अजित केस काम्बलिंग भौतिकवादी, इसके संस्थापक हैं पगुध कच्चायन। नेक्स्ट है अनिश्चयवादी, इसके संस्थापक हैं संजय विट्ठलपुत्र। तो ये संप्रदाय और संस्थापक हो गए। नेक्स्ट है भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? गुप्त शासकों को। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके वेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता में। भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। 9वां है भक्ति। मेगस्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? हेराक्लीस। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवार संतों ने। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। अब हम देखते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कीर्ण किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार, लगभग 544 से 49 ईसा पूर्व। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? अस्मक या फिर अस्तक। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है ये। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उदयन ने। उदयन वदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशी शासक घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिंबिसार ने। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? यह है अजातशत्रु। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? झेलम नदी के तट पर। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है? महापद्म नंद को। यहाँ पर 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियां दी गई हैं। तो इस तरफ महाजनपद है, इस तरफ राजधानियां है। तो इसमें पहला है अंग, इसकी राजधानी है चंपा, प्राचीन नाम मालिनी मुंगेर है। मगध की राजधानी है गिरिव्रज राजगृह। मल्ल की है कुशीनारा पावापुरी। देवरिया गोरखपुर में है। काशी की है वाराणसी। कोसल की है श्रावस्ती। अयोध्या फैजाबाद है। पांचाल उत्तरी पांचाल अहिच्छत्र एवं दक्षिणी पांचाल काम्पिल्य। कुरु की है इंद्रप्रस्थ मेरठ दक्षिण पूर्व हरियाणा में है। वज्र विदेह एवं मिथिला। मत्स्य का है विराट नगर जयपुर। वत्स्य का है कौशाम्बी इलाहाबाद बांदा में। सूरसेन मथुरा चेदी सोथिवती सुक्तिमती। अस्मक की है पोतन या फिर पोटली। अवंती की है उत्तरी अवंती की उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती की महिष्मती। गांधार की है तक्षशिला पाकिस्तान में है। कंबोज का है हाटक राजपुर कश्मीर। वज्र तथा मल्ल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैद्रमीज नाम से किया है? तो ये है घनानंद। यहाँ पर सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक का विवरण दिया गया है, तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं।
तो इस तरफ लेखक दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरफ समय है, इस तरफ प्रमुख रचनाएं हैं तथा महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। पहला है इसमें अरिस्टोब्यूलस, इनका समय है 327 से 326 ईसा पूर्व। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युद्ध का इतिहास, महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। ओनो सेक्रिटस 327 से 326 ईसा पूर्व, समय है सिकंदर की जीवनी, इनकी प्रमुख रचना है। यह जहाजी बेड़े का चालक था। नेक्स्ट है नियार्कस 327 से 326 ईसा पूर्व, समय है। स्ट्रेबो व एरियन विवरण, इनकी प्रमुख रचना है। यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इनका अन्य नाम था विष्णुगुप्त। सेड्रोकोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? तो ये है विशाखादत्त। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? लकड़ी से निर्मित था। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक सोफिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। कुंभरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सम्राट अशोक ने। सेड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? जस्टिन ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी यहाँ पर दिए गए हैं। मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। तो यहाँ पर हम सभी को देख लेते हैं। तो तीर्थ का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं समझना है आपको। तीर्थ का मतलब होता था अधिकारी, उच्च स्तर के। तो इसमें पहले तीर्थ हैं यानी अधिकारी हैं मंत्री, पुरोहित। इनके जो संबंधित इस तरफ विभाग दिया गया है, संबंधित विभाग या कार्य, इस तरफ तीर्थ दिया गया है। तो इसमें मंत्री, पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होते थे ये। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी, कोषाध्यक्ष होते थे। समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री कर संग्राहक होते थे। नेक्स्ट है मंत्री परिषदाध्यक्ष, ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष होते थे। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, कमिश्नर होते थे। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नायक, ये सेना का संचालक तथा नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है सेनापति, सेना अध्यक्ष, सर्वोच्च सैन्य कमांडर होते थे। अंतर्वसिक सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी था। कर्मांतिक उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष था। प्रशासता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले थे। दंडपाल, ये सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी था। दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधन करते थे ये। नेक्स्ट है अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक थे। आटविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। दौवारिक राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी था। 18वां नंबर पर है नागरक, ये नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था।
मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? माप तौल का। गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर एवं उडगोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा गया है? मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? पेशावर, पाकिस्तान में। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? प्राकृत भाषा थी। यहाँ पर अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता दिए गए हैं। इस तरफ अशोक के अभिलेख है, खोजकर्ता है और किस वर्ष खोजा गया था तो हम देखते हैं। पहला इसमें धौली अभिलेख किट्टो ने खोजा था 1837 में। भाब्रू अभिलेख कैप्टन बर्ट ने खोजा था 1840 में। बराबर व नागार्जुनी गुफा ये गैरिंगटन ने खोजा था 1785 में। दिल्ली टोपरा कैप्टन पोलियर ने खोजा था 1785 में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पेड्रे टिपेंथेलर ने खोजा था 1750 में। नेक्स्ट है मानसेहरा कैप्टन ले ने खोजा था 1889 में। कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट ने खोजा था 1860 में। रुम्मिनदेई अभिलेख इसे फिहरर ने खोजा था 1896 में। जौगढ़ अभिलेख सर वाल्टर इलियट ने खोजा था 1850 में। गिरनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टाट ने खोजा था 1822 में। शाहबाजगढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी ने खोजा था 1836 में। इलाहाबाद स्तंभ लेख टी.एस. बर्ट ने खोजा था 1834 में। मास्की अभिलेख बीडन ने खोजा था 1915 में। निगाली सागर इसे खोजा था फिहरर ने 1895 में। रामपुरवा कार्लाइल ने खोजा था 1872 में। सारनाथ स्तंभ इसे ऑरेल स्टाइन ने खोजा था 1905 में। तो यहाँ पर हमने देखा अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? देव नाम प्रियदसी देवों का प्यारा उपनाम से। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? अशोक। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ राजस्थान में है। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महापात्रों के नियुक्त की सूचना मिलती है? 5वें बृहद शिलालेख से। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीताध्यक्ष द्वारा। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? अशोक ने। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालसी से। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। यहाँ पर अधिकारी दिया गया है, इस तरफ वो किस विभाग के अधिकारी थे? तो पहला इसमें सीता अध्यक्ष ये कृषि विभाग का अध्यक्ष था। अकारा अध्यक्ष ये खानों का अध्यक्ष था। लक्षणा अध्यक्ष ये मुद्रा विभाग का प्रधान था। शुक्ला अध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान था। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। नेक्स्ट है संस्था अध्यक्ष ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था। यहाँ पर दिया गया है मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को समुत्थान और
साम व्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता है। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? अर्थशास्त्र में। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? इंडिका मेगास्थनीज की है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? जैन धर्म। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? मौर्यों ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। मिस्र के शासक टॉलेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? राजस्व के स्रोत। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुवाकी द्वारा दान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? एलेक्जेंडर। सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? सीरिया बेबीलोन का। अशोक के पश्चात देव नाम पी की उपाधि किसने धारण की? दशरथ ने। यहाँ पर अशोक की उपाधियां दी गई हैं, इस तरफ उपाधि है, इस तरफ स्रोत दिया गया है, कहाँ से उसे हम प्राप्त किया है, कहाँ से हमें पता चला है। तो पहला इसमें है अशोक, ये मास्की लघु शिलालेख में है। देवानाम प्रियस अशोक राजा, ये गुर्जरा लघु शिलालेख से प्राप्त हुआ है। अशोक मौर्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिला है। प्रियदस्ती राजा, ये बराबर गुहालेख में। प्रियदस्ती राजा मगध भाब्रू बैराट लघु शिलालेख से। प्रियदस्ती राजा कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश। अशोक वर्धन पुराण से। राजा अशोक नेट्टूर लघु शिलालेख से। राजा अशोक देवनाम पीय उत्कोलम लघु शिलालेख से। तो ये सभी अशोक की उपाधियां हैं, तो आपको ध्यान रखनी है। और ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, तो ये भी हमने देख लिया। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तक्षशिला। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? कौटिल्य ने। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? अरमाइक भाषा। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? सिक्कों का परीक्षण। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, कौन था? बिंदुसार। मौर्य काल की मुद्रा के बारे में बताया गया है। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार हैं। पहला है पर्ण, अर्धपर्ण, पाद तथा अष्टपाद अष्टभाग। और तांबे के सिक्कों के 4 प्रकार, इनके नाम हैं मासक, अर्धमासक, काकड़ी, अर्धकाकड़ी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की थी, और ये ईस्वी है 661 ईसा पूर्व। अब हम देखते हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण।
सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? अमरावती। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेणकटर नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? 78 ईस्वी शक संवत प्रारंभ हुआ था इसी समय से। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया? कुषाणों ने। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो ये है सातवाहन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व ने। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? पान चाउ ने। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? कुषाण वंश। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियन प्रथम। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। किसके सिक्कों पर मात्र देवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण शासक। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? हुविस्क ने। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? कनिष्क। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? कार्तिकेय। भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? महायान बौद्ध संप्रदाय से। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो ये शुंग वंश था। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? मिनांडर। यहाँ पर मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमणकारी दिया गया है। इस तरफ विदेशी आक्रांता है। भारत पर आगमन कब हुआ? मूल निवास स्थान कहाँ पर है? सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन थे तथा राजधानी तथा विशेष तथ्य क्या है? तो पहला है इसमें जिसने आक्रमण किया था हिंद यवन। ये कब किया था? 190 ईसा पूर्व में। ये इनका मूल निवास था बैक्ट्रिया अफगानिस्तान। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे उसमें मिनांडर या फिर मिलिंद साकल तथा इनकी राजधानी थी वर्तमान के सियालकोट। नेक्स्ट है शक या सीथियन। भारत में आगमन हुआ था 90 ईसा पूर्व में। सीरिया ईरान के मूल निवासी थे। नहपान पश्चिमी भारत, इसके ये नहपान प्रसिद्ध शासक थे पश्चिमी भारत के। महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन के अभिलेखों में इनका उल्लेख है। नेक्स्ट है पार्थियाई या फिर पहलव। ये पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में भारत में आए। पार्थिया ईरान इनका मूल स्थान है और इसके प्रसिद्ध शासक हैं गोडो फर्नीज। बेग्राम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट है कुषाण या फिर यूची। 15वीं ईस्वी में भारत में आगमन हुआ। चीनी तुर्किस्तान के मूल निवासी इसके प्रसिद्ध शासक हैं कनिष्क। उज्जैनी इनकी राजधानी थी। वर्तमान उज्जैन तथा पुरुषपुर वर्तमान पेशावर इनकी राजधानी थी। आक्रमणकारियों का क्रम देखें तो पहले हिंद यमन आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए तथा फिर कुषाण आते हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक विम कडफिसेस को दिया जाता है। अब हम देखते हैं गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये थे श्रीगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये है गुप्त वंश। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? 275 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी के मध्य। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय।
गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्र लिप्ति। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दीनार। दिल्ली की कुबल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासकों की उपाधियां दी गई हैं, तो इसमें इस तरफ शासक है, इस तरफ उपाधियां हैं। तो पहला है श्री गुप्त, इनकी उपाधि है आदिराज, महाराज। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या फिर विक्रमांक कहते हैं। स्कंदगुप्त की उपाधि है शक्रादित्य शक्रोपम। समुद्रगुप्त की है पराक्रमांक। कुमारगुप्त की है महेंद्रादित्य तथा चंद्रगुप्त फर्स्ट की है महाराजा धीराज। अब हम देखते हैं गुप्तकालीन अधिकारी। इस तरफ अधिकारी दिए गए हैं, इस तरफ विभाग हैं। तो इसमें पहला है महासेनापति, ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। रणभाडा गरिक, ये सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। महासंधि विग्राहक, ये युद्ध व शांति का प्रधान होता था। नेक्स्ट है महाभांडागाराधिकृत, ये राजकीय कोष का प्रधान होता था। महाअक्षपटलिक, अभिलेख विभाग का प्रधान। सर्वाध्यक्ष, केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। महाप्रतिहार, राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था। ध्रुवाधिकरण, भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान होते थे। अग्रहारिक, ये दान विभाग का प्रधान होता था। महाबलाधिकृत, ये सेना का सेनापति होता था, सर्वोच्च अधिकारी। महादंड नायक, ये न्यायाधीश होते थे। दंड पासिक, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। विनय स्थिति स्थापक, ये शिक्षा अधिकारी होते थे। तो ये हमने यहाँ पर देखा गुप्तकालीन अधिकारी, उसके अधिकारी तथा वो किस विभाग से संबंधित हैं। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत। चंद्रगुप्त के 9 रत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? छापड़क। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका शासनकाल था 375 से लेकर 415 ईस्वी, स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, छापड़क, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घट करपर, वराह मिहिर तथा वररुचि जैसे विद्वान थे। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य किनका अंतर है? 442 वर्ष का। गुप्तकालीन रजत यानी चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? रूपक। कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तंतुवाय का। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ। यहाँ पर गुप्तकालीन भूमि का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर गुप्तकालीन भूमि का वर्गीकरण, क्षेत्र का मतलब होता था खेती करने योग्य भूमि, वास्तु का मतलब निवास करने योग्य भूमि, खिल का मतलब जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उसे खिल कहते थे, और जंगली भूमि ये इसे कहते थे आपरहत। चारागाह, ये पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि होती थी। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? प्रवर सेन प्रथम ने। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मुद्रा राक्षस में। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? बिठूर, कानपुर में। कुमारगुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में ही की गई थी। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? व्यापारिक मंडी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा।
गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? ताम्रलिप्ति। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? फाहियान। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर किसके काल का है? गुप्त काल का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख किया गया है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो रेशमी कपड़े का। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में। विशाख दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन यानी मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? स्कंदगुप्त। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? प्राकृत। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा गया? शकों पर विजय के कारण। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया है? प्रयाग अभिलेख। हुड़ों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की। गुप्त काल में श्रेणियों की बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? निगम। अग्रहार से क्या तात्पर्य था? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल। वराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? भगवान विष्णु। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश दिया गया है। इस तरफ राजवंश है, स्थापना है तथा संस्थापक दिए गए हैं। तो पहला है वाकाटक राजवंश। ये गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश है। तो एक एक करके हम देखते हैं। इसमें पहला है वाकाटक राजवंश। इसकी स्थापना 355 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक हैं विंध्य शक्ति। 350 ईस्वी भी दिया गया है और इसके संस्थापक हैं सर्वसेन। नेक्स्ट है नाग राजवंश। इसकी स्थापना 305 ईस्वी में हुई। संस्थापक हैं भवनाग। त्रयकूटक राजवंश 415 ईस्वी में स्थापना हुई। इंद्रदत्त इसके संस्थापक हैं। मूढ़ राजवंश 500 ईस्वी में। तोरमाड़ इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट है सालंकायन राजवंश 300 ईस्वी में स्थापना हुई। देववर्मन संस्थापक हैं। विष्णु कुंडिल राजवंश 475 ईस्वी में स्थापना हुई है। विक्रमेंद्र प्रथम इसके संस्थापक हैं। मादुर राजवंश 325 ईस्वी में अच्युत तथा 350 ईस्वी में शंकर वर्मन इसके संस्थापक दिया गया है। नेक्स्ट है कलहड़ के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। अब हम देखते हैं गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंतिदुर्ग ने। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? घोड़ों का। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई? कुषाण काल में। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भागम। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत थे। सिंहनाद ये सेनापति थे। कुंतल अश्व सेना का प्रधान होता था। स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान होता था। सामंत या फिर महाराज ये नागरिक प्रशासन का प्रमुख होता था। 3री शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों या फिर उपकरणों हेतु। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? प्रतिष्ठानपुर को। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो ये थे बाणभट्ट। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? 606 से 641 ईस्वी के मध्य। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? कन्नौज।
कवि बाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार। फेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन। भारत में नारियल की खेती कब प्रारंभ हुई? सातवाहन काल से। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रेशम के लिए। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? कन्नौज। फेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर मथुरा था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? ग्राम सभा। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? ह्वेनसांग। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? 672 ईस्वी में। नेक्स्ट है 672 ईस्वी में किया था। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। किस काल में जसमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? उत्तर गुप्त काल में। चीन में दूध भेजने वाले शासक दिया गया है, तो इस तरफ शासक है, इस तरफ राजवंश दिया गया है। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश के थे। नरसिंह द्वितीय पल्लव वंश के। यशोवर्मन कन्नौज नरेश थे। कलोत्तुंग प्रथम ये चोल वंश के थे। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील कठियावाड़ में है का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। अब हम देखते हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। खजुराहो का मातगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कन्हेरी महाराष्ट्र में। पालीताड़ा मंदिर किस नगर में अवस्थित है? भावनगर में। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? तो ये है एलिफेंटा। खजुराहो के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, तो 950 से 1150 ईस्वी के मध्य करवाया था। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? नेपाल, काठमांडू। बौद्ध गुफा मंदिरों में से कौन सबसे प्रसिद्ध है? अजंता, महाराष्ट्र। एलोरा गुफाओं महाराष्ट्र का निर्माण किन शासकों ने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो ये सीतापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? कैलाश मंदिर। एलोरा को। एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो ये थे जैन धर्म। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने। काला पैगोडा ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहां के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया? पल्लव। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु तथा झेलम। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी, कर्नाटक में। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारका, गोवर्धन मठ पुरी एवं वेदांत मठ श्रृंगेरी की स्थापना की थी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मंदिर रचना शैली को। गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राजेंद्र चोल ने। राज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? द्रविड़ शैली का।
बोरोबदूर का प्रख्यात स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। मंदिर स्थापत्य कला दिया गया है, इस तरफ मंदिर है, इस तरफ उसकी स्थिति है। तो पहला है इसमें एरेण का विष्णु मंदिर, ये एरेण सागर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा सतना जिला मध्य प्रदेश में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये सिरपुर रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में है। तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, भीतरगांव कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। पिपरिया का विष्णु मंदिर, पिपरिया सतना जिला मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये थे चोल वंश। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? चतुर्भुज। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? एहोल के उत्कीर्ण लेख में। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल वंश। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? मलिक काफूर ने। हम देखते हैं संगम कालीन प्रमुख साहित्य। इस तरफ संगम साहित्य दिया गया है, इस तरफ उसके रचनाकार है। पहला है तिरुकुरल या फिर कुरल, इसके रचनाकार हैं तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट है अहनानूर, इसके रचनाकार हैं रुद्र शर्मन। तोल्लकापियर, इसके रचनाकार हैं जीवक चिंतामणि, इसके रचनाकार हैं तिरुत्तक देवर। नेक्स्ट है शिलप्पाधिकारम, इसके रचनाकार हैं इलंगो आदिगल। मणि मेखलय, इसके रचनाकार हैं शीतलय सत्रनार। मरु गर्रुपादय, इसके रचनाकार हैं नक्कीरर। तो यहाँ पर हमने देखा ये संगम साहित्य तथा इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है प्रमुख राजवंश, राजधानी तथा उसके संस्थापक। इस तरफ राजवंश है, इस तरफ राजधानी है तथा इस तरफ संस्थापक दिया है। पहला है इसमें चोल वंश, इसकी राजधानी है तंजौर, संस्थापक हैं विजयालय। पल्लव वंश, इसकी राजधानी है कांचीपुरम, संस्थापक हैं सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट, इसकी राजधानी है मानेखेत, संस्थापक हैं दंती दुर्ग। होयसल वंश, इसकी राजधानी है द्वार समुद्र, संस्थापक हैं विष्णुवर्धन। नेक्स्ट है काकतीय वंश, इसकी राजधानी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर, इसकी राजधानी है काकतीय वंश की अम्बकोंड तथा संस्थापक हैं बीटा प्रथम। गंग वंश, इसकी राजधानी है कुवलाल व तलकाट तथा संस्थापक हैं ब्रजहस्त पंचम। पाल वंश की राजधानी है मुंगेर, इसके संस्थापक हैं गोपाल। सेन वंश की राजधानी है लखनऊ और इसके लखनौती तथा इसके संस्थापक हैं सामंत सेन। पांड्य वंश की राजधानी है मदुरै, संस्थापक है मेडियोन। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी है कन्नौज, इसके संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। चालुक्य कल्याणी क्षेत्र के, इसकी राजधानी है मानेखेत कल्याण तथा इसके संस्थापक हैं तैलब द्वितीय। चालुक्य बादामी के, इसकी राजधानी है वातापी, संस्थापक हैं जय सिंह प्रथम। चालुक्य वेगी क्षेत्र के, इसकी राजधानी है वेगी तथा संस्थापक हैं विष्णुवर्धन। नेक्स्ट है गहेड़वाल वंश, इसकी राजधानी है वाराणसी और संस्थापक हैं चंद्रदेव। सोलंकी वंश, इसकी राजधानी है अनहड़वाड़ तथा संस्थापक हैं मूलराज। परमार वंश, इसकी राजधानी है धारा नगरी तथा संस्थापक हैं इसके उपेंद्र। कलचुरी वंश, इसकी राजधानी है त्रिपुरी तथा इसके संस्थापक हैं कोक्कल।
चौहान वंश अजमेर अहित छद्र इसकी राजधानी है, वासुदेव संस्थापक हैं। चंदेल वंश खजुराहो महोबा इसकी राजधानी है, नन्नू किसके संस्थापक हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, मदुरै में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में हैं, उत्तर मेरुर। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे, कुलोत्तुंग प्रथम के। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था, राजेंद्र प्रथम। नौसैनिक शक्ति के विस्तार से संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है, कदम्ब का। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है, तमिल। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी, वनवासी में। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर सरमन ने की थी। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन था, कंबन। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, कुलोत्तुंग प्रथम ने। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोर्ट के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया है, अरिका मेरु। संगम साहित्य में वर्णित कनग्गी कौन है, या फिर कणग्गी या फिर कनग्गी, ये तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका हैं। नेक्स्ट है, चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेन गुट्टुवन था जो नेदुनजेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा यानी पत्नी या फिर कणगी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ से संबंधित था, मणिमेखले। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था, ये थे पांड्य। तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है, तमिल व्याकरण और काव्य से। तोलकाप्पियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है, वेंगी। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है, पंपा, पुन्ना एवं रन्ना। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था, करिकाल। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे, ये हैं पेरुंदेवनार। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे, तिरुवल्लुवर। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था, शैव। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है, 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य। संगम कालीन प्रचलित शब्दावली दी गई है यहाँ पे। संगम कालीन प्रचलित शब्दावली तो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला है वरियम, क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर वरियम वसूलने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट है कराई, भू राजस्व या फिर लगान, उपज का 1/6 भाग होता था, राज्य की आय का मुख्य स्रोत था ये। नेक्स्ट है इराई, सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर, युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा था। इरायु जबरन लिया जाने वाला उपहार था। नेक्स्ट है संगम या फिर उल्गू, सीमा शुल्क व मार्ग कर राज्य की आय का दूसरा सर्व प्रमुख स्रोत था। नेक्स्ट है पाडुवडु या फिर कटमई, राजा को दिया जाने वाला शुल्क था। मावाबेली ये भूमाप की इकाई थी। कलम अनाज के तौल की इकाई थी। संगम कालीन साहित्य में राजा के लिए कौन, को एवं मन्नन शब्द प्रयुक्त होते थे। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं, स्कंद। अन्य नाम है इनका कार्तिकेय कुमार सुब्रमण्यम। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था, मरुदम। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, करिकाल को। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था, वस्त्र उद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी
रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया है? यवन। संगम युग में उरैयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नीपालय के रचयिता रुद्रक कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? करिकाल। वह संगम कालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है? परिपादल। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? नेडियूर ने। राजेंद्र प्रथम ने गंगकोट चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया तथा स्वयं गंगकोट चोल की उपाधि धारण की। अब हम देखते हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? जिमूत वाहन। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? गुजरात के शासकों का। आर्यभट्ट कौन थे? तो ये भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है? संध्याकर नंदी। नेक्स्ट है कलहर द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? जोन राज एवं श्रीवर ने। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित विष्णु शर्मा द्वारा। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहौली शीर्षक किया गया था। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? पाणिनि। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद बरदाई। 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे? दंडी। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? लक्ष्मण सेन के। मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? पाली ग्रंथ। नगानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे? हर्षवर्धन। शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलंगो। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जगनक। विश्वकोशी ग्रंथ किसे कहा जाता है? बृहद संहिता को। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिलिंद मिनांडर तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? कलहर की राजतरंगिणी से। गाथा सप्तसती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की? हॉल ने। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? भास्कराचार्य। गुप्त यहाँ पर दिया गया है गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं। इस तरफ रचनाकार हैं, इस तरफ रचना है। एक एक करके सभी को देखने वाले हैं। कालिदास, इनकी रचना है माल विकाग्निमित्र। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम। नेक्स्ट है विशाख दत्त, इनकी रचना है देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस। दंडी, इनकी रचना है 10 कुमार चरित काव्य दर्शन। नेक्स्ट है सिद्धसेन, इनकी रचना है न्यायावतार। भास, इनकी रचना है स्वप्नवास वद दत्तम, चारुदत्तम। नेक्स्ट है विष्णु शर्मा, इनकी रचना है पंचतंत्र। चरक की रचना है चरक संहिता। आर्यभट्ट की है ब्रह्मा सिद्धांत। बुद्ध घोष की है विशुद्धि मग्ग। असंग की है योगाचार। भास की है उरुभंग। भारवी की है किरातार्जुनीयम। अमर सिंह की है अमरकोश। वत्स भट्टी की है रावण वध। नेक्स्ट है चंद्रभूमिन की है चंद्र व्याकरण। वराह मिहिर की है बृहद संहिता पंच सिद्धांतिका। आर्यभट्ट की है आर्यभट्टीयम। शूद्रक की है मृच्छकट्टीयम। नेक्स्ट है महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्पमित्र शुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। तो इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी सार संग्रह में दिए गए प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित सभी तथ्यों को शामिल किया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही।